राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने गंभीर टिप्पणी की है कि बीआरएस तेलंगाना में गायब होने जा रही है और उस पार्टी का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित बैठक में लोगों ने बीआरएस को खारिज कर दिया। खुलासा हो गया है कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस द्वारा घोषित मुफ्त सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया है। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में सफलता सरकार की अनुकूलता के कारण मिली है। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्होंने सेमीफाइनल में कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। लक्ष्मण ने आलोचना की है कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई ओबीसी विरोधी है। लक्ष्मण ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में आना तय है और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होना मोदी की गारंटी है। शुक्रवार को महात्मा फुले प्रजा भवन में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं अधिकारियों को बताई। जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रोज, आयुष आयुक्त हरिचंदना, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप ने इस प्रजावाणी में उपस्थित लोगों से अर्जियां स्वीकार की। सुबह 5 बजे ही प्रजा भवन के सामने लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर कतार लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को अधिकारियों को बताई। अधिकारियों का कहना है कि प्रजावाणी में अधिकांश आवेदन भूमि संबंधी मुद्दों, धरनी, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर प्राप्त हुए हैं। इस दौरान लोगों के लिए पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को दोबारा प्रजावाणी होगी। निजामाबाद जिले के बालगोंडा और निर्मल में ऑटो चालकों ने रैली निकाली और कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी योजना के कारण उन्हें अपनी रोजगार खोनी पड़ रही है। ऑटो वाले ने विरोध किया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा ने उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। आमतौर पर महिला ही ऑटो में सबसे ज़्यादा सफ़र करती है और अब वे शिकायत कर रही है कि इस योजना से उन्हें नुकसान हो रहा है। वे अपने रोजगार के बारे में सवाल कर रहे हैं। राज्य में हज़ारों ऑटो ड्राइवर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब वे ऐसी स्थिति में है बस यात्रा के कारण उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तेलंगाना महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है। सुनीता राव की अध्यक्षता में गांधी भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। विभिन्न पार्टियों से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। सुनीता राव ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। सुनीता राव ने कहा कि जब तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री बट्टी विक्रमार्का ने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो महिला को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध कराकर खुशी हो रही है। सुनीता राव ने कहा कि राज्य में महिलाओं को मनोनीत पद देने के लिए महिलाएं काम कर रही है और निगम के अध्यक्ष की समितियों में भी उन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सुनीता राव ने कहा कि महिला कांग्रेस सोनिया गांधी द्वारा दी गई 6 गारंटी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करेगी। रचनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान हेम्सटेक कॉलेज हेम्सटेक की वार्षिक फोटो प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम हेम्सटेक पंजागुट्टा नागार्जुन हिल्स में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में फोटोग्राफी के शौकीनों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक कौशल के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि विद्यार्थियों ने प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रविंद्र नायक ने राज्य के आदिवासियों की ओर से राज्यपाल की व्यवस्था को गिनाते हुए कहा कि पारिवारिक शासन के तहत चलने वाले बीआरएस शासन के पिछले 9.5 वर्षों के दौरान कोई आदिवासी विकास नहीं हुआ। सत्ता में आए सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर के शासन के दौरान विफल रहे आदिवासी विकास कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का आदेश देने को कहा है। रविंद्र नायक ने आदिवासी विकास की समस्याओं को सुलझाने और आदिवासियों के समर्थन के लिए एक राज्य आदिवासी सलाहकार परिषद नियुक्त करने का सुझाव दिया। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी ए ब्लॉक अध्यक्ष गुर्रम श्रीनिवास रेड्डी ने हयातनगर में टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याष्टी गौड़ के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्यक्रम आयोजित की गई। सुधीर फाउंडेशन में विद्यार्थियों को फल एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में हयातनगर डिवीजन कांग्रेस पार्टी एसटीसीएल अध्यक्ष धनावत श्रीनिवास नायक, कल्याण एससीएल अध्यक्ष चिन्ना, संतोष, वेंकटेश, हनुमंतु, गोपी, बाबूलाल और अन्य ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मधु याष्की जनता के मुद्दों पर काम करने वाले नेता है। टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद मधु याष्की के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी जक्कीडी प्रभाकर रेड्डी ने वनस्थलीपुरम सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को फल और ब्रेड के पैकेट वितरित किए। इस कार्यक्रम में मंसूराबाद मंडल के अध्यक्ष बुड्ढा सत्यनारायण, वरिष्ठ जिला नेता कल्यम नरसिम्हा रेड्डी,
जाले वेंकट, श्यामल रेड्डी, चंद्रशेखर और अन्य ने भाग लिया। मानद अध्यक्ष वर्गीस टेकनाथ ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में कहा कि तेलंगाना में 11 लाख घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। घरेलू कामगार संघ ने मांग की कि तेलंगाना राज्य के घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। हैदराबाद में 5 लाख घरेलू कामगार है और राज्य के बाकी हिस्सों में 6 लाख घरेलू कामगार है। टेकनाथ ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता देने या उनकी रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं है। श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने और त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड जैसे मुद्दों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू कामगार महिलाएं चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, फिर भी वे घर का काम करती है। वे 8 घंटे के काम के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 12,000 रुपये करना चाहिए। वे न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं करने वाले नियुक्तियों को दंडित करने के लिए घरेलू श्रमिकों की अनुसूची में दंड का प्रावधान शामिल करना चाहिए। बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई जीओ नंबर 45 को रद्द करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मुख्य लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन के तत्वावधान में रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वेलपुला संजय ने कहा कि नई सरकार का गठन बेरोजगारों की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने से बेरोजगार छात्रों और सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त की उम्र में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 4 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा आयु सीमा बढ़ाने की मांग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टीएसपीएससी ग्रुप 4 की नौकरियां स्वतंत्र निकाय विश्वविद्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है। आदिलाबाद में मेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कॉलेज में देर रात हुए हमले के विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में पुतला दहन किया गया। रिम्स निदेशक इस बात से नाराज है कि अभी तक छात्रों पर हमले को लेकर रिम्स के निदेशक अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिम्स मेडिकल कॉलेज परिसर में आधी रात को झड़प करने वाले उपद्रवियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेडिकल छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि रिम्स अस्पताल के वार्डों में घूम रहे चूहों और समुचित सुविधाओं की कमी के बारे में निदेशक से सवाल पूछने पर उन पर हमला किया गया। बताया जाता है कि निदेशक के रिश्तेदार सहायक प्रोफेसर क्रांति और कुछ अन्य बाहरी लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। डॉक्टरों की मांग की कि उन पर हमला करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर क्रांति को ड्यूटी से हटाया जाए और रिम्स निदेशक को बदला जाए। सिद्दीपेट जिले में एक सनसनीखेज घटना घटी। सिद्दीपेट जिला कलेक्टर के गनमैन के रूप में कार्यरत एआर कांस्टेबल आकुला नरेश ने आत्महत्या कर ली। पहले उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बंदूक से गोली मारी, फिर उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली। यह घटना मेदक जिले के चिन्नाकोडुम मंडल के रामुनी पटला गांव में हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन सट्टेबाजी के आदी नरेश ने 80 लाख के कर्ज के दलदल में फंसने के बाद आत्महत्या कर ली। सबसे पहले तो वह स्कूल गया और अपने 2 बच्चों को घर लाया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को गोली मार दिया और खुद को भी गोली मार ली। एक साथ 4 लोगों की मौत से रामुनी पाटला गांव में हाहाकार मच गया। वरिष्ठ बीआरएस नेता विनोद कुमार ने कहा कि भले राज्य के वित्तीय संस्थानों को इकट्ठा कर सोने की थाली में रखकर कांग्रेस सरकार को सौंप दिया गया है, फिर भी राज्य पर कर्जदार बनाने का आरोप लगाना सही नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस नेताओं ने बार बार कहा है कि यह कर्जदार राज्य है। विनोद ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के मामले में राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि विनोद कुमार ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस सरकार को 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीआरएस प्रमुख केसीआर द्वारा हासिल किए गए वित्तीय संस्थानों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। बीआरएस नेताओं ने डीजी से अपील की है कि सूर्या नायक की पुलिस की हिरासत में मौत की गहन जांच उच्च अधिकारियों से कराई जाए। पूर्व मंत्री सत्यवती राठौड़, दासोजू श्रवण के नेतृत्व में बालिका सुमन ने डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन सौंपा। बीआरएस पार्टी मृतक के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि राज्य में मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग भटक रही है। कांग्रेस नेताओं पर नई सरकार बनने के 10 दिन बाद भी धमकी देने का आरोप है। तेलंगाना सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की सुरक्षा कम कर दी गई है। अब तक Z+ श्रेणी की सुरक्षा में रहे केसीआर के लिए Y श्रेणी की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। केसीआर के पास Y श्रेणी की सुरक्षा के तहत 4+4 बंदूकधारी और घर के पास एक संतरी को रखा जाएगा। काफिले के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। 2+2 सुरक्षा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब विधायक हैं। पूर्व विधायकों और निगमों के अध्यक्षों की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है।
कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कई मुद्दों पर समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत मशहूर हस्तियों की सुरक्षा पर भी समीक्षा की गई। पूर्व में से किसी को भी जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, एजेंसी के पास क्षेत्र में बंदूकधारी उपलब्ध कराने का विकल्प है। मशहूर यूट्यूबर और एक्टर चंदू साई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नारसिंगी पुलिस ने आज उसे एक युवती की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि उसने उसे शादी करने का झांसा देकर धोखा दिया था। युवती की शिकायत में उल्लिखित विवरण के अनुसार यूट्यूबर चंदू साई ने प्यार के नाम पर नारसिंगी की युवती से संपर्क किया। 25 अप्रैल 2021 को उसने उसे जन्मदिन समारोह के लिए बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया, यह महसूस करते हुए कि उसे साथ धोखा हुआ है। युवती ने पुलिस से संपर्क किया। नतीजतन पुलिस ने चंदू के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। चंदू समेत उसके माता पिता और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। चंदू का असली नाम चंद्रशेखर साई किरण है। वह यूट्यूबर चंदू गाड़ू के नाम से मशहूर हो गया। नतीजतन पुलिस ने चंदू के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। चंदू समेत उसके माता पिता और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। चंदू का असली नाम चंद्रशेखर साई किरण है। वह यूट्यूब पर चंदू गाड़ू के नाम से मशहूर हो गया। पड़ोस के लड़के चंदू गाड़ू ने यूट्यूब चैनलों पर वीडियो बनाकर पैसा और प्रसिद्धि अर्जित की। उनके कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियो को लाखों व्यूज़ मिलते हैं। चंदू गाड़ू यूट्यूब चैनल के 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मध्य प्रदेश में गांजा पीने वालों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। केंद्रीय रिपोर्ट के साफ है कि करीब 2 लाख लोग गांजे के आदी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में खुलासा किया है कि 6.5 लाख लोग अफीम के आदी है, जबकि 2.3 लाख लोग नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। यह दुखद है कि नाबालिग भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। आज एपी में बहुत दुखद घटना घटी। पीडीएफ एमएलसी शेख साहब जी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना एलूरू से भीमावरम जाते समय हुई। उंडी मंडल में चेरुकुवाड़ा के पास 2 कारों की टक्कर में उनकी मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल में हिस्सा ले रहे थे। शेख साहब जी की मौत पर सभी दलों के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई जीओ नंबर 45 को रद्द करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मुख्य लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन के तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने से बेरोजगार छात्रों और सरकारी खजानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 4 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा आयु सीमा बढ़ाने की मांग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। टीएसपीएससी ग्रुप 4 की नौकरियां स्वायत्त निकाय विश्वविद्यालयों को सौंपने के लिए कहा गया है। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि में से कुछ धर्मांध संगठनों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है। सामाजिक प्राणी के रूप में यह एक जिम्मेदारी भी है। उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। दान और अनाथालयों को दान देना, सबसे पहले ये बातें जानना जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मानववैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना।
किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंततः आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो, तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियाँ हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपये से ज़्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत आयोग है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल
को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिती द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने ये स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यवसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एकत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की